15,000 के अंदर आने वाले दो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। पहला है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी F23 5G और दूसरा पोको की तरफ से आने वाला पोको M4 Pro 5G। तो दोनों डिवाइस आपको 15,000 के अंदर मिल जाएंगे, जहां आपको F23 के अभी बेस वेरिएंट की प्राइसिंग मिलने वाली है 15,000। वहीं M4 Pro के बेस वेरिएंट की प्राइसिंग अभी चल रही है 13,000। पर अभी आज से 10-15 दिन जो एक सेल आई थी, काई की सेल थी यार, वो होली, अबे दिवाली है, चल हट। दिवाली की सेल में F23 का बेस वेरिएंट आपको 12,500 में भी मिल चुका है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। अरे मिल चुका है, अब तो 15,000 का मिल रहा है ना, पर वैसे 15 में भी ठीक है। ठीक कहा है। हाँ, 15 के हिसाब से थोड़ा सा ओवर है। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है 5G और अगर आप ढूंढ रहे हो 15,000 के अंदर आने वाला बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस 5G, तो दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। पर डिस्क्लेमर कि हम दोनों ही डिवाइस के सिर्फ स्पेसिफिकेशन देखने वाले हैं। दोनों के स्पेसिफिकेशन बिल्कुल साइड में होंगे और हम अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मगर सबसे पहले मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हो लॉयल टेक। तो सबसे पहले अगर हम दोनों डिवाइस के डिस्प्ले डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों डिवाइस में आपको बिल्कुल सेम साइज 6.6 इंच का ही डिस्प्ले मिलता है, पर आपको रिफ्रेश रेट में डिफरेंस मिलता है। जहां आपको सैमसंग में मिल जाता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इसके सामने आपको पोको में 90 हर्ट्ज का। पर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी में भी डिफरेंस मिलता है, जहां आपको पोको में मिल जाता है IPS LCD डिस्प्ले, इसके सामने आपको सैमसंग में TFT डिस्प्ले मिलता है। अब ये कौन है? कुछ अलग ही चीज बनाई है सैमसंग में, बनाई के मतलब ये पुरानी टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले। और अगर हम इसको IPS LCD के साथ कंपेयर करें और अगर आपको मैं शॉर्ट में एग्जांपल देके समझाऊं, तो आप IPS LCD डिस्प्ले को मान सकते हो आजकल के निब्बे और TFT डिस्प्ले को मान सकते हो आप प्राचीन काल के आदि मानव। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक एग्जांपल है कि दोनों में आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है। IPS LCD डिस्प्ले थोड़ी नई टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले, वैसे आज के टाइम पे ये भी थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पे POLED, AMOLED और सुपर AMOLED का जमाना है। वहां पे IPS LCD डिस्प्ले ये भी एक तरीके से आउटडेटेड ही है। पर TFT डिस्प्ले भाई सैमसंग कहां से निकाल के लाया TFT डिस्प्ले? सब जानना है को। सवाल भी नहीं कर सकते क्या यार, अब देना ही नहीं चाहिए था, फिर TFT AMOLED दे देते। तो आपको दोनों ही डिवाइस के डिस्प्ले में अच्छा खासा डिफरेंस मिलने वाला है। TFT डिस्प्ले जैसे मैंने बताया ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले, कलर वगैरह आपको थोड़े डल ही मिलने वाले हैं और व्यूइंग एंगल वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। पर हाँ, सैमसंग ने बनाया तो बोल सकते हैं थोड़ा बहुत तो काम किया होगा डिस्प्ले पे, पर आपको IPS LCD के लेवल का मजा तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। IPS LCD डिस्प्ले में आपको कलर वगैरह भी काफी अच्छे मिल जाएंगे। पर हाँ, एक एडवांटेज बोल सकते हैं 120 हर्ट्ज का, पर इसमें आपको 90 हर्ट्ज मिल रहा है। और अगर हम दोनों ही डिवाइस की परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको सैमसंग में मिल जाता है स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर, जो कि 8 नैनोमीटर पे बना हुआ है। इसके सामने आपको पोको में मिल जाता है MediaTek Dimensity 810, जो कि 6 नैनोमीटर पे बना हुआ है। तो परफॉर्मेंस को समझने के लिए आपको इतना ही समझना है कि अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो वहां पे 810 में आपको थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि 750G गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, इसमें जो पीछे G का मतलब है ना, G का मतलब गेमिंग ही है, कुछ और नहीं है। तो एक तरीके से दोनों प्रोसेसर गेमिंग प्रोसेसर है, पर 810 ना थोड़ा हेवी लेवल की गेमिंग के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर फ्रेम ड्रॉप वगैरह लैग वगैरह कम चाहिए तो 810 में आपको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। पर अगर आपकी प्रायोरिटी है डे टू यूज तो वहां पे 750G मेरा पर्सनल यूज के हिसाब से बेटर ऑप्शन होगा। मतलब 750G को मैंने पर्सनल यूज नहीं कर रखा है, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को मैंने पर्सनल काफी सालों तक यूज कर रखा है और डे टू यूज के हिसाब से ये लंबे यूज के हिसाब से काफी अच्छे प्रोसेसर होते हैं। मीडियाटेक वाला थोड़ा डिले हो जाता है, उस हिसाब से स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर डे टू यूज के हिसाब से काफी अच्छे होते हैं। प्लस इनकी UI सैमसंग में मिल जाती है आपको सैमसंग की One UI फ्लैगशिप लेवल वाली, और आपको पोको में MIUI। तो UI के मामले में अगर आप मार्केट में आवाज लगाओ ना कि सबसे ज्यादा बग किस UI में मिलते हैं, तो पता है सबसे आगे कौन आएगा?
बिल्कुल आपको MIUI में बग वगैरह मिलते ही हैं, सबको पता ही है। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है सिर्फ डे टू डे यूज, वहां पे आपको क्लीन UI चाहिए। मतलब ब्लोटवेयर तो आपको दोनों में थोड़े बहुत मिल जाएंगे जो कि आराम से अनइंस्टॉल भी हो जाएंगे। ब्लोटवेयर की चिंता करने की थोड़ी बहुत जरूरत है, अनइंस्टॉल हो जाएंगे। पर बग वगैरह की चिंता नहीं करनी है तो वहां पे सैमसंग की One UI, और जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया कि ये फ्लैगशिप लेवल वाली है। जैसे होता यह है कि सैमसंग के जो बजट मोबाइल आते हैं 10-12 हज़ार के, वहां पे जो सैमसंग की One UI होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज वाली होती है, उसमें मेन फीचर निकाल लेते हैं। पर इसमें आपको सब कुछ प्रीमियम फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे नोक सिक्योरिटी, सैमसंग का सैमसंग पे, सेफ फोल्डर, सब कुछ मिल जाता है आपको। तो डे टू डे यूज मेन प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे One UI की वजह से सैमसंग का A23 बेस्ट चॉइस हो सकता है। और हाँ, दोनों ही डिवाइस 5G है इनके प्रोसेसर की वजह से, तो दोनों ही डिवाइस में आपको 5G बैंड में भी अंतर मिलता है। जहां पोको में मिलते हैं आपको 7 5G बैंड, इसके सामने आपको सैमसंग में पूरे 12 5G बैंड। और अगर हम इनके बैक कैमरा डिपार्टमेंट को देखें तो दोनों ही में आपको मेन प्राइमरी सेंसर 50-50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, प्लस 8-8 मेगापिक्सल का दोनों में अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है, और सैमसंग में 2 मेगापिक्सल का चिल्लर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अगर हम दोनों की मेन प्राइमरी सेंसर की बात करें तो वहां पे आपको सेंसर की साइज में डिफरेंस नहीं मिलता है, पर क्वालिटी में डिफरेंस मिलेगा, और उसकी सिर्फ एक वजह है ट्यूनिंग। आपको जैसे पता ही होगा सैमसंग की ट्यूनिंग थोड़ी नेचुरल होती है, साथ में MI या पोको के मोबाइल की ट्यूनिंग थोड़ी सैचुरेटेड फोटो वाली होती है। तो आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है। मेरे को तो पर्सनली सैमसंग के बेटर लगते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भी ओवर नहीं करते हैं, थोड़े नेचुरल रहते हैं, साथ में थोड़े बहुत इस टाइप के भी रहते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं। पर पोको वाले थोड़े सैचुरेटेड कर देते हैं, उस हिसाब से उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। पर आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है। अगर बिल्कुल कलरफुल फोटो पसंद आते हैं तो वहां पे आपको पोको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। पर नेचुरल, और अगर आप पहले सैमसंग के यूज कर चुके हो तो आपको सैमसंग की फोटो ट्यूनिंग और फोटो प्रोसेसिंग पता ही होगा, तो वहां पे मेरे हिसाब से तो सैमसंग बेस्ट है। पर हाँ, 50-50 मेगापिक्सल में आपको डिटेलिंग एक तरीके से बराबर मिल जाएगी। बाकी दोनों ही से आप 8-8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड शॉट भी ले सकते हो, जो कि ठीक ठाक डिटेलिंग आपको दे देंगे, ठीक ठाक आपका काम चला देंगे। और 2 मेगापिक्सल का एडवांटेज मिल जाता है आपको सैमसंग में, जो कि किसी काम का नहीं होता है। सैमसंग इसकी भी जरूरत नहीं थी। जरूरत तो है यार, देखो 2 के बिना तो मजा ही नहीं आता है। वहीं अगर हम दोनों ही के सबसे मेन डिपार्टमेंट की बात करें, वीडियो डिपार्टमेंट, कि अगर आप वीडियो फोटोग्राफी वगैरह के लिए ले रहे हो, सोशल मीडिया व्लॉगिंग वगैरह के लिए ले रहे हो, तो वहां पे आपको कौन सा डिवाइस में बेटर क्वालिटी मिलेगी। तो पोको मैक्सिमम सपोर्ट करता है 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग मेन प्राइमरी सेंसर से, पर सैमसंग 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है, और गिने चुने मोबाइल ही है आज के टाइम पे 15,000 के बजट में जो कि 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। तो कैमरे डिपार्टमेंट में तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से क्लियर सैमसंग विनर है, और कोई भी टक्कर नहीं दे सकता इसको। वहीं अगर हम इनके सेल्फी कैमरे की बात करें तो पोको में मिल जाता है आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, इसके सामने आपको सैमसंग में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। देख 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 देख, कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। सैमसंग यार कैसे काम कर रहे हो यार, लोग भक्त ताने मार रहे हैं। तो बिल्कुल आपको क्लियर डिफरेंस मिलेगा। 8 मेगापिक्सल आज के हिसाब से आपको डिटेलिंग काफी कम मिलने वाली है, 16 मेगापिक्सल 8 से तो बेटर ही होने वाला है। बैटरी डिपार्टमेंट दोनों ही में आपको 5-5 हजार mAh की बैटरी मिल जाती है, मोबाइल के अंदर लगी हुई। क्यों बता रहा हूँ वो आगे पता चलेगा। पर चार्जिंग अडेप्टर वहां पे डिफरेंस है। पोको में मिल जाता है आपको बॉक्स के अंदर 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर। सैमसंग भी सपोर्ट करता है 25 वोल्ट के फास्ट चार्जर को, पर चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, बॉक्स में नहीं मिलेगा। और खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब यार ये सैमसंग वाले अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं ब्रांड नेम की वजह से, तो इसमें आपको अलग से खर्चा करना ही पड़ेगा। और 25 वोल्ट का अगर सैमसंग का ही लेते हो कहीं पे भी तो 1500 से कम का नहीं पड़ेगा। साउंड डिपार्टमेंट और माइक डिपार्टमेंट यहाँ पे भी डिफरेंस है। साउंड डिपार्टमेंट जैसे पोको में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, पर सैमसंग में आपको सिंगल बॉटम स्पीकर मिलता है। माइक डिपार्टमेंट वहां पे आपको दोनों में ड्यूल माइक मिल जाते हैं, सेकेंडरी माइक भी मिल जाता है नॉइज कैंसलेशन वाला। फिंगरप्रिंट दोनों ही में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। प्राइसिंग और बेस वेरिएंट तो मैं इनकी प्राइसिंग पहले ही बता चुका हूँ। सैमसंग का बेस वेरिएंट की प्राइसिंग अभी चल रही है 15,000, जिसमें आपको 6GB रैम और 128GB की इंटरनल मिल जाती है। इसके सामने पोको के बेस वेरिएंट की प्राइसिंग अभी चल रही है 13,000, जिसमें आपको 4GB रैम और 64GB के इंटरनल मिल जाती है। पर आपको एक और डिफरेंस मिलता है इनकी सिम ट्रे में। सैमसंग में मिल जाती है ट्रिपल सिम स्लॉट वाली ट्रे और पोको में हाइब्रिड सिम स्लॉट। तो बात आती मेरे ओपिनियन की, तो दोनों ही डिवाइस की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल हमारे सामने ही है।
तो स्पेसिफिकेशन देख के तो सबसे मेन सवाल यही आता है कि अगर 15,000 बजट है तो दोनों में से किसकी तरफ जाएं। तो देख लो यार अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि दोनों में से आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा परफेक्ट है। अगर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे तो पोको बेटर है। चाहे वो डिस्प्ले की बात हो, डिस्प्ले की क्वालिटी आपको सैमसंग से बेटर मिल जाती है। चाहे वो फ्रंट कैमरे की बात हो, सैमसंग से डबल मिल रहा है एक तरीके से। चार्जिंग एडेप्टर की बात हो, कम से कम बॉक्स में तो दे रहे हैं, इधर तो आपको अलग से खर्चा करना ही पड़ेगा। और आखिरी जो सबसे मेन डिफरेंस है दोनों ही में, वो है इनकी यूआई। उसकी वजह से आपको दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस मिल रहा है। और सैमसंग में जितनी भी कॉस्ट कटिंग हो रही है ये इसकी यूआई की वजह से ही हो रही है। तो आप देख लो, अगर डे टू डे मेन प्रायोरिटी है तो वहां पे सैमसंग बेस्ट है, पर कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे। और हाँ, इसमें आपको इक्का दुक्का कॉम्प्रोमाइज और करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर में। इसमें आपको कोई भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर और लाइट सेंसर नहीं मिलता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो देखो, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे सैमसंग में इसकी यूआई की वजह से। अगर डे टू डे यूज या नॉर्मल या किसी को देने के लिए जो कि ओल्ड एज है, उनके हिसाब से डे टू डे यूज के लिए सैमसंग की वन यूआई बेस्ट होती है। तब आप बिल्कुल F23 की तरफ जा सकते हो। पर ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पोको M4 Pro अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर हाँ, यूआई के मामले में सैमसंग को कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, या फिर थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन देख के कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, चैनल सब्सक्राइब, प्लीज वीडियो शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम।